हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समाकलनों के अनुप्रयोग, मतलब जो इंटीग्रेशन हमने सीखा है ना पिछले चैप्टर में, उसका क्या एप्लीकेशन होता है वो इस चैप्टर में सीखेंगे। वैसे इंटीग्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ये तो मतलब एक समझ लो एक टाइप का ट्रेलर है ये। इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम वगैरह भी निकालते हैं और भी कई चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे एरिया पर। ये जो चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें हम एरिया निकालना सीखेंगे। कई सारे ग्राफ होंगे, उनके नीचे का उनके बीच का एरिया हम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, और क्वेश्चन जो भी आता है वो अच्छे खासे मार्क्स का आता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो इसमें से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम तगड़े तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि यार पहली चीज़ तो इसमें बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, सर्कल बन रहा है, कभी पैराबोला बन रहा है, कभी इलिप्स बन रहा है, हाइपरबोला, कई सारी चीज़ें बनती है। तो वो सारी चीज़ें तो 11th में कवर्ड होती है। लेकिन अब बच्चे ना 11th को सीरियसली लेते नहीं, और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अप्लाई करने में उनको प्रॉब्लम होती है। प्लस इंटीग्रेशन में भी कन्फ्यूजन रहता है। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा हो पहले से, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इससे पहले अगर आपने पढ़ा हो तो आपको कन्फ्यूजन रहा होगा। तो वो कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कई यार इंटीग्रेशन लगाएंगे, कब मॉडुलस लेते हैं, कब लिमिट्स कैसे लगाते हैं, समझ में नहीं आता। एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में कुछ पता नहीं चलता। तो सारे कंसेप्ट में क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लो। बस यहाँ पर जो ग्राफ्स है ना, अगर आपने 11th में कोई ग्राफ नहीं पढ़ा ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको सारे ग्राफ बताऊंगा। मतलब मैंने क्या किया कि ये जो भी चैप्टर है ना, ये अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसके सारे क्वेश्चन छान मारे, और मैंने देखा कि यार किन किन ग्राफ की ज़रूरत है। सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की, सारे है ना, मैंने उनका कलेक्शन बना रखा। मैं आपको सारे बताऊंगा, और आपको इतने ही ग्राफ की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा 11th में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है। मैंने इस चैप्टर को ना 3 पिलर्स में बांट रखा है। बस ये 3 पिलर्स, जिसमें से सारे पिलर्स बहुत आसान है अगर आप कंसेप्चुअली सीख जाओगे तो। देखो, कुछ ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ मतलब जैसे हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़े, करीबन 20-30 के आसपास फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, उसमें से कुछ एक फॉर्मूला यार वो भी बहुत आसान फॉर्मूलाज है, ठीक है। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए आपको। फिर कंसेप्ट बताऊंगा कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ना, मेनली यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे। उसका मतलब एरिया तो होता है, लेकिन कई बार पॉजिटिव, नेगेटिव, कई बार मॉडुलस लगाना पड़ जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें भी मैं समझाऊंगा। तो 3 पिलर्स में आज हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सम ग्राफ्स। सम ग्राफ्स में सबसे पहले आपको सर्कल जानना पड़ेगा। जब भी एक इक्वेशन आए इस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का 1, मतलब दोनों का कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर क्या होता है, ऐसा, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे सेंटर हो गया इसका 0 0, ठीक है। ये सेंटर हो गया 0 0, और रेडियस क्या हो गई ए। मतलब यहाँ पे ना आरएचएस में रेडियस का स्क्वायर आता है, तो उसका अंडर रूट ले लेना तो आपको रेडियस मिल जाएगी। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आए आप ऐसा डायग्राम बनाओगे ही बनाओगे। अच्छा, ये सेंटर है, इसकी रेडियस ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कोमा 0, ये 0 कोमा ए, माइनस ए कोमा 0, 0 कोमा माइनस ए, ऐसे चारों पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अगर ये सर्कल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, मान लो इसका सेंटर चला गया एच कोमा के पर, सेंटर क्या हो गया इसका, एच कोमा के, रेडियस तो ए ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। जो सेंटर है ना एच कोमा के, वो यहाँ पर इस प्रकार आ जाते हैं। रेडियस में कोई बदलाव नहीं होता, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। और ज़्यादातर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के, बहुत आसान। तो समझ जाना, ऐसा देखते ही समझ जाना कि ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, और सर्कल का डायग्राम ऐसा बना लेना और रेडियस इसकी यहाँ पे फिट कर देना, ठीक है ना, आसान है। अब आते हैं इलिप्स पर। देखो दोस्तों, 2 टाइप के इलिप्स बनने वाले हैं, और ये स्टैंडर्ड इलिप्स ही होंगे, कोई शिफ्टेड इलिप्स वगैरह कुछ नहीं होगा, इतना आसान है ये। इलिप्स की इक्वेशन आप जानते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी आपको बराबर नहीं मिलेंगे। अगर ए और बी बराबर मिलेंगे तो ये सर्कल ही बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक्स के नीचे ए है, वाई के नीचे बी है, इधर भी वही सेम टू सेम है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर एक्स के नीचे वाला जो ए है वो वाई के नीचे वाले बी, यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी। अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर है और वाई के नीचे छोटा नंबर है, तो समझ जाना इलिप्स ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ बनेगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घवृत्त। यहाँ पे देखो एक्स के नीचे क्या ए है ना, तो ये वाला पॉइंट ए कोमा 0, ये माइनस ए कोमा 0, वाई के नीचे बी है तो 0 कोमा बी और 0 कोमा माइनस बी, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे आ गया। ऐसे ही अगर वाई के नीचे वाला नंबर बी वो बड़ा हो ए से, ए लेस देन बी है, ए छोटा है बी बड़ा है, वाई के नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये इस टाइप का इलिप्स बन जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ज़्यादा फैला हुआ होगा।
ये इसको बोलते हैं एक्सिस है ना, इनको एक्सिस बोलते हैं हम। ये मेजर एक्सिस, माइनर, जो बड़ा है वो मेजर एक्सिस, जो छोटा है ना वो माइनर एक्सिस हो गया। तो इनके एंड पॉइंट्स ये निकालना भी मैंने आपको बता दिया, याद रख सकते हो। एक्स के नीचे ए है तो एक्स एक्सिस पे a,0 माइनस a,0 मिलेंगे। वाई के नीचे b है तो y पर आपको 0,b 0,-b मिलेंगे, सिंपल। अच्छा, इसके बाद में अब हम देखते हैं पैराबोला। पैराबोला बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म्स याद रखो बस ओनली। और इनमें से भी ये पॉजिटिव वाली, ये पॉजिटिव वाली, बहुत कम बार होता है कि ये नेगेटिव वाला यूज में लिया जाता है। देखो दोस्तों, पैराबोला में ना और भी कई सारी चीज़ें होती है। फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, और फोकल कोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, लेटेस्ट रेक्टम वगैरह। उनमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अपना क्लास 12 के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ें काम आएगी। बस आप ये चीज़ याद रखो कि किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए y² = 4ax, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है और दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो समझ जाना एक पैराबोला बनेगा, और जो कि किधर की तरफ खुलेगा, दाईं तरफ, ठीक है, राइट वर्ड खुलेगा। ये एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव साइड की तरफ खुलेगा ये, ठीक है, राइट साइड में खुलेगा। अगर y² = माइनस का ये 4ax है तो ये लेफ्ट साइड में खुल जाएगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड की तरफ। ये लेफ्ट वर्ड हो गया, ये राइट वर्ड हो गया। और अगर एक्सिस, देखो इन दोनों के अंदर y² है तो ये राइट लेफ्ट खुल गए। अब आएगा x², तब ये ऊपर या नीचे खुलेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुल जाएगा, और एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है तो वो नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो आप इजीली याद कर सकते हो। यहाँ पर ये ए का क्या काम है, ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो देखो आगे हम देखते हैं, ये कई बार है ना क्या होता है कि स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होता, ऐसे जनरल फॉर्म में दिया जाता है। अब आपको 10th क्लास की याद आ रही होगी, y = ax² + bx + c, ये पैराबोला ही तो है। ये क्या है, पैराबोला। और वहाँ पर हम पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर कि x² का जो कोएफिशिएंट है ना a अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ झांकता हुआ। और a अगर नेगेटिव हो, a<0, ये x² के साथ वाला, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम भी हम बना लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ऐसा जनरल वैसे इसके चांस बहुत कम है। चांस पैराबोला अगर आएगा ना तो या तो y² = 4x या फिर x² = 4y, इन दोनों के आने के चांस ज़्यादा है। और ये तो बहुत स्टैंडर्ड पैराबोला चाहिए, ठीक है। तो इनकी टेंशन आप मत लो। फिर छोटे मोटे ग्राफ है, ये कभी कभार काम में आ जाते हैं। y = x³, ऐसा ग्राफ बनता है y = x³ का। फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे कवर करते हैं ये। फिर y = -x³, तो भाई क्वाड्रेंट उलट जाएंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट किस में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और फिर ऐसे 0 0 से गुजरता हुआ इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सिंपल है, x³ और -x³ दोनों का डायग्राम। और इसके बाद में अब देखते हैं कुछ लाइंस, है ना। लाइन का बड़ा खेल रहता है यहाँ पे, लाइन में तो मजा आता है यहाँ पर। देखो मैं लाइन की जब बात करता हूँ ना, तब मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y = 0। मैं इसको बहुत बार काम में लूंगा, y = 0 याद रखना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। ये जो y एक्सिस है ना, ये इसकी इक्वेशन है x = 0, ठीक है। एक लाइन गुजरती है ऐसे बीचों बीच, इधर भी 45 डिग्री इधर भी 45 डिग्री बना के, इसको हम क्या बोलते हैं, y = x। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y = x होती है। ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। ऐसे ही होती है एक और बीचों बीच, इधर सेकंड क्वाड्रेंट को बीच में से ऐसे गुजरती हुई बनती है लाइन, ऐसे फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाती है। ये होती है y = -x, ये y = x और ये y = -x, ठीक है। ये दो चीज़ें और समझ गए, x एक्सिस समझ लिया, y एक्सिस समझ लिया, y = x समझ लिया, और y = -x ये भी समझ लिया। अब दो चीज़ें और है लाइन में, कि एक तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन y = k होती है। किसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में आता है y = 4, y = 3, y = 2, y = -1, ऐसे जो y बराबर जो होता है उनका मतलब समझ जाना डायग्राम कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ऐसी, है ना। अब आप बोलोगे यार हॉरिजॉन्टल लाइन तो x एक्सिस भी है, तो हाँ इसकी इक्वेशन भी तो देखो y = 0 टाइप की है। यहाँ पे k की वैल्यू 0 हो गई, समझ गए। तो y = पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ऐसे ऊपर की तरफ, और y = नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और y = 0 हो तो बीचों बीच एक्सिस ही बन जाएगा, समझ गए। अब आते हैं वर्टिकल लाइन, ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन, ये वर्टिकल लाइन है ना। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x = कांस्टेंट, ठीक है। ये भी हमें हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये तो x = 2 से लेके x = 3 तक, तो समझ जाना ये वर्टिकल लाइन्स है, ठीक है। अब कुछ ही क्वेश्चन में मॉडुलस आता है काम में, तो y = मॉडुलस ऑफ x। इसका डायग्राम, स्टैंडर्ड डायग्राम तो ऐसा बनता है, ऐसा वी शेप बनता है, ये वी टाइप का डायग्राम हो गया। अब एक्चुअली ये जो मॉडुलस होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं,
कि यार मॉडुलस ऑफ एक्स को हम कई बार एक्स ही लिख देते हैं, डायरेक्ट इसका मॉडुलस हटा के ही लिख देते हैं, और कई बार इसका मॉडुलस हटाते तो हैं लेकिन बाहर माइनस साइन लगा देते हैं। ऐसा क्यों? देखो ये यहाँ पे केस लिखे हुए हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब मॉडुलस के अंदर क्या है एक्स, वो अगर ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तब हम इसको डायरेक्ट पॉजिटिव एक्स ही लिख देते हैं, मतलब मॉडुलस डायरेक्ट ही हटा देते हैं। और जब एक्स ये मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर हो, देखो एक्स लेस देन जीरो नेगेटिव है ना, तब इसका मतलब क्या है कि एक्स ये मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस हटा मतलब ऐसे हटाते हैं मॉडुलस, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट मॉडुलस हटा दो, अंदर की तरफ नेगेटिव नंबर हो तो मॉडुलस हटा के बाहर माइनस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो मतलब लाइंस बनती है अलग अलग। देखो x ग्रेटर देन जीरो होगा तो y बराबर x का डायग्राम बनेगा, x ग्रेटर देन जीरो मतलब दाईं तरफ y बराबर x का डायग्राम होगा, x लेस देन जीरो मतलब बाईं तरफ y बराबर माइनस एक्स का डायग्राम फॉलो किया जाएगा, तो बाईं तरफ है ना, ये y बराबर माइनस एक्स का डायग्राम, दोनों मिलकर मॉडुलस का डायग्राम कंप्लीट बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स का याद रखो, कोस एक्स का याद रखो इस चैप्टर के लिए बस। साइन एक्स का क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि कोस एक्स का यहाँ से वन से स्टार्ट होता है। एक बात और है कि साइन एक्स का डायग्राम हो या कोस एक्स का डायग्राम हो, इनका जो आंसर होता है ना वो हमेशा ये -1 से 1 के बीच में ही रहता है। इसका भी देखोगे तो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो साइन एक्स का डायग्राम जीरो से स्टार्ट होकर बढ़ना चालू मतलब बढ़ता है, सबसे पहले π/2 मतलब 90 डिग्री तक बढ़ता है, और उसके बाद में गिरता है, फिर पाई पे जीरो हो जाएगा, फिर 3π/2 पे -1 हो जाएगा, और 2π पे वापस जीरो बन जाएगा। ठीक है ऐसे। और कोस का डायग्राम 1 से स्टार्ट होने के बाद गिरता ही गिरता है, फिर π/2 पे जीरो और पाई पे -1, फिर 3π/2 पे जीरो और फिर बढ़ने लग जाता है। तो आई होप ये आपको डायग्राम पता होगा। बस इतने से डायग्राम है जो कि आपको पता होने चाहिए। सिंपल है ना। अब डायग्राम की तरफ से अपना जो पहला पॉइंट क्या था, सम ग्राफ्स, इसकी तरफ से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पर। देखो इसकी तरफ से भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूलाज इतने आसान है। देखो वन का इंटीग्रेशन सबको पता होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, सिंपल। एक्स का इंटीग्रेशन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये जो चार फॉर्मूले ना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना, चैप्टर है, वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने में टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, तो एक्स का इंटीग्रेशन जब मैं बोलूँ ना तो खटाक से आंसर आना चाहिए x²/2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। वैसे हम इसको x की पावर n के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो इसी तरीके से ये निकले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जैसे √x है, इसका इंटीग्रेशन आप याद रखो। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है दोस्तों, ये इसी से निकला है, लेकिन फिर भी आप याद रखो तो ज़्यादा मजा आएगा। ऐसे खटाखट क्वेश्चंस करेंगे। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखो, -cos x प्लस सी, और cos x का sin x प्लस सी। अब यार इसमें ये जो कितने 7 फॉर्मूला लिखे ना मैंने, इनमें कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान फॉर्मूलाज है। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो इस फॉर्मूले में हो सकता है, ये सबसे बड़ा है। तो इन फॉर्मूलाज के अलावा बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनमें से बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये √a² - x²। बस इसका फॉर्मूला याद रखो आप, इस पूरे चैप्टर में आपका सारा कुछ बन जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर के लिए। तो क्या है, √a² - x² होता है x/2 √a² - x², फिर आएगा a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पर x/2 है, यहाँ पे a²/2 है, यहाँ पर √a² - x² एज इट इज आ गया, और यहाँ पर a²/2 के साथ में साइन इनवर्स x/a आ गया प्लस c। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, 8 भी नहीं, ये कुछ एक तो आपको पता होंगे पहले से, √x का याद रखना, और एक ये √a² - x², ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम इस चैप्टर का कंसेप्ट सीखते हैं। अभी तक मैंने मतलब एकदम इनबिल्ट लिख रखा था पहले से, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कंसेप्ट यहाँ पर कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ये क्या होता है। जैसे आपने ना कई बार सुना होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, वो एरिया ही होता है ना, कई बार ऐसा जाना होगा। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा केच है, वो चीज़ समझोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। ये मैंने पहले भी बताया था।
अब यार जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत मासूम है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये फिर एरिया के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि एरिया तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, कई बार डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव आता है, कई बार नेगेटिव आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, फिर ये एरिया के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर एरिया कैसे हो सकता है। तो जब कभी भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव मिले ना, तब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये एरिया के बराबर बन जाता है। लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये चीज़ क्यों समझनी पड़ेगी, कई बार बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ जाता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यार ये बताओ कि π-22/7 इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये मतलब बराबर पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव आएगा। एक और चीज़, π-3.14 इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। इसमें भी आप जीरो एक ऑप्शन के तौर पे समझ सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। कई बार हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, छोटा माइनस बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, मतलब पता नहीं कर पाते। एक तगड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, उससे ना कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है ना, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उससे आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तब आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि π-22/7 इसका आंसर जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ऐसे ही π-3.14 इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि बचपन से हम जानते हैं कि यार पाई को 22/7 के बराबर ले लो, पाई को 3.14 के बराबर ले लो। तो आप खुद बताना कि अभी तक आपने क्या सीखा है, उसके अकॉर्डिंग बताना कि इनका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना ये। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता तो एरिया है, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया ऐसा हमें आंसर मिलता है। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की कि ये होता है एक टाइप का एल्जेब्रिक एरिया। क्या होता है ये, एल्जेब्रिक एरिया। अब ये एल्जेब्रिक एरिया ये क्या चीज़ है, ये मैंने वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था, मैं यहाँ पर भी देखो आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, समझो कि ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये अपना इधर ग्राफ हो गया। एक ग्राफ में यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पर है ए और ये बी, ये एक्स बराबर ए है और ये एक्स बराबर बी है। ये अपना ग्राफ है वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एक और मैं ग्राफ ले लेता हूँ, जैसे इधर की तरफ ले लेता हूँ, ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ में इस बार नीचे की तरफ बना लेता हूँ ऐसा, और ये अपना x इक्वल टू ए हो गया और ये x इक्वल टू बी हो गया। फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पर जो ग्राफ अपना y बराबर एफ ऑफ एक्स का ही समझ लो, ये एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है। आप बोल सकते हो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऊपर है ना, ऊपर मतलब पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो। ये एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइड में है ना, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है, इसका मतलब ये लेस देन जीरो है। लेकिन ये कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है। अगर हमें ये वाला एरिया निकालना हो, जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को पता है यार डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकालने के चक्कर में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूंगा। कैसे इंटीग्रेशन, किसका, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक। तो यहाँ से लिमिट, लोअर लिमिट ए लग जाएगी और अपर लिमिट बी लग जाएगी, डॉट। अब देखो एक्स है तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, ऐसे करूँगा तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। इसमें मैं बता रहा हूँ, ग्राफ अगर ऊपर होगा ना एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे लगाओगे, इसका एरिया निकालने की कोशिश करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे, ए से लेके बी तक। तो ये लो ए से बी तक, किसका इंटीग्रेशन करोगे, इस फंक्शन का ही करोगे, तो एफ ऑफ एक्स, और एक्स की लिमिट्स वगैरह है तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आंसर। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया यहाँ पे एरिया पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका आंसर नेगेटिव आया। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एरिया। क्या चाहिए हमें, एरिया चाहिए। तो एरिया देखो, एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो ठीक हो गया ये तो मामला। लेकिन अगर हम एरिया इस इंटीग्रेशन के भरोसे छोड़ देंगे, ये तो बेचारे, इसको पता ही नहीं है कि ये खुद एरिया का काम कर रहा है। वो तो हमने दिमाग लगा के सोचा कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है। तो इसका आंसर तो कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी नेगेटिव आ जाता है। तो फिर हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ग्राफ नीचे की तरफ है तो हम उसका मॉडुलस ले लेंगे ऐसे।
तो फिर नेगेटिव का भी आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा अपना, ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अब ये मॉडुलस वाला लफड़ा रहता है कई बार। मॉडुलस वाला लफड़ा क्यों रहता है, वो आपको इसलिए मैंने ये एग्जांपल पूछा है कि π-22/7 अगर ये आंसर, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर मॉडुलस लेंगे इस तरीके से, है ना। इसलिए मैंने वो चीज़ आपको पूछी है। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर, कई बार चीज़ें ना बहुत क्लोज होती है। जैसे ये पाई और 22/7 है, बहुत क्लोज है ये। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए मैंने एक रामबाण तरीका ढूंढा है, उससे कभी दिक्कत होगी नहीं, आपका आंसर हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही आएगा, मॉडुलस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वो तरीका ये है, आपको ना ऐसे इंटीग्रेशन कर देना, ये हो या फिर ये हो, इंटीग्रेशन ऐसे कर देना a to b, यहाँ पे ऐसे लिखना ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है लैंग्वेज के अंदर ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी हमें यहाँ पर ऐसे एरिया निकालना हो और आप चाहते हो कि एक खटाक से पॉजिटिव एरिया आ जाए, मॉडुलस की भी जरूरत ना पड़े, तो आप ये याद रखो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला कोई फंक्शन हो सकता है, मतलब ऊपर वाला ग्राफ समझ लो, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ, ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला मतलब उसकी इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाले ग्राफ की इक्वेशन माइनस नीचे वाले ग्राफ की इक्वेशन। जब आप ये फंडा लगाओगे ना हर क्वेश्चन में, तब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अब ग्राफ कब ऊपर होता है कब नीचे होता है, उसके लिए मैंने पहले से आपको ये सारे फंक्शन बता दिए हैं। इनका डायग्राम, सर्कल का ऐसा बनता है, इनका ऐसा बनता है, पैराबोला का ऐसा बनता है ना। तो आपको उनमें भी दिक्कत होगी नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उन्हीं डायग्राम में से कोई ना कोई बनेगा। तो आप डायग्राम सब कुछ एक ही डायग्राम, एक ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना लेना, देख लेना कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करके बताऊँ, देखो यहाँ पर फिर से मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस केस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले वाले के अंदर। यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो, ये लगाऊंगा मैं एरिया, ये क्या है ऑलवेज, पहले मैं लिख दूँ ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये किसका काम कर सकता है, आराम से एरिया का काम कर सकता है। कैसे, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, हमें निकालना एरिया बराबर इंटीग्रेशन a to b, इंटीग्रेशन a to b लगेगा, लिमिट्स की भी टेंशन नहीं है इसके अंदर। ऊपर वाला ग्राफ देखो, ये हमें इसका एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला ग्राफ कौन है, ऊपर की बाउंड्री कौन है, ये वाली ऊपर की बाउंड्री है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लेफ्ट राइट इनका कोई जिक्र नहीं है ना, तो इन दीवारों की टेंशन मत लो, ये तो लेफ्ट दीवार है, ये राइट में दीवार है ना, दाईं दीवार ये है। ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला कौन है, ये यहाँ पे एरिया खत्म हो गया ना, तो ये नीचे वाला हो गया। अभी अभी मैंने आपको बताया ये y बराबर एफ ऑफ एक्स है, और ये नीचे वाला ये है, ये मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस है ना भाई, y बराबर 0 है ना, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। अब लगाओ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला कौन है एफ ऑफ एक्स, नीचे वाला क्या है 0, y की वैल्यू है ना। हम सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो a है ये भी x की वैल्यू, ये जो b है ये भी x की वैल्यू है। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये भी x के अंदर ही एक्सप्रेशन आएगा, किसके अंदर आएगा, x के अंदर, क्योंकि यहाँ पे dx है। सबसे बड़ी हिंट, d के अंदर जो भी आपको मिलेगा हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे x का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर एफ ऑफ एक्स, ऊपर वाला क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, माइनस नीचे वाला क्या हो गया 0 हो गया। अब माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, डॉट dx। तो जब भी आप ऐसा लगाओगे इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इस केस में समझ गए, मैंने भी यहाँ पर भी यही बोला था एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस 0 एफ ऑफ एक्स तो हो जाएगा खत्म। अच्छा, इस केस में समझते हैं, इसको मैं कैसे लिखूँ, इधर से लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इस केस में समझाता हूँ कि इसमें आंसर आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाऊंगा, तो इसमें एरिया क्या होगा, एरिया बराबर इंटीग्रेशन वही a to b, तो a to b। ऊपर वाला कौन है, देखो एरिया ये वाला ना, ये वाला एरिया में पता करना है। तो ऊपर से कौन कवर कर रहा है इसको, ये मतलब कौन, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब कौन, y बराबर 0। अभी हमने डिस्कस किया है, मैंने बोला था y बराबर 0, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन याद रखना और y एक्सिस की भी याद रखना, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। तो ऊपर वाला कौन हो गया, y बराबर 0, बोले तो 0 माइनस, फिर नीचे वाला कौन हो गया, ये मतलब कौन, ये अपना कर्व है ना, यही तो अपना कर्व है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, डॉट dx, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो उसका नेगेटिव आंसर आ रहा था क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ था। तो अब माइनस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो एफ ऑफ एक्स का नेगेटिव आ रहा था, माइनस एफ ऑफ एक्स का माइनस माइनस प्लस का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, अब पॉजिटिव ही आएगा। तो जब भी ऐसा कुछ डायग्राम बना सको तो याद रखना, एक्स एक्सिस के, जब ये है ना, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जब भी हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे एरिया निकालेंगे
तो यहाँ पर आपको लिमिट्स लगा देनी, कोई टेंशन नहीं है। ये जो लिमिट्स है ये एक्स की लिमिट्स है, ठीक है, एक्स की लिमिट्स है। तो उसमें आपको ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ऐसे याद रखना है। और जनरली बुक्स के अंदर वो एनसीईआरटी में ऐसा होता है ना, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लेते हैं, ऐसे वो ऐसे ऐसे बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लो, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर आपको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे यहाँ पे डी वाई आ जाए, तब क्या करेंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो देखो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें क्या लगाते हैं हम, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, मतलब दायां माइनस बायां, ये क्या है दायां और ये क्या है बायां, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। उसमें क्या करते थे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसमें राइट माइनस लेफ्ट ऐसे करते हैं। जैसे यहाँ पर समझो कि ये अपना ग्राफ है ऐसे, और ध्यान में रखना जब भी हम ऐसे करेंगे ना, जैसे अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो हमें ये वाला एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन में आप समझ जाओगे, ठीक है, समझ जाओगे कि हमें ये वाला एरिया निकालना है। क्योंकि अगर आपको ग्राफ मेकिंग, मतलब ये ग्राफ पर कमांड होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ ही जाओगे। फिर आपके अगला टास्क आएगा कि इसका ग्राफ, इसका एरिया निकाले कैसे। तो आपको लगाना क्या है भाई, यहाँ पर ना इस बार वाई के रेस्पेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि समझो देखो, ये जो लिमिट है ना, ये वाली लिमिट, ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, वो किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू थोड़ी आएगी। इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी। ये वाई की वैल्यू ए है, ये वाई की वैल्यू बी है, ऐसे। तो यहाँ पे जो लिमिट्स आएगी ना ए और बी, ये y की लिमिट्स आएगी, y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ऐसे। तो उस केस में क्या करेंगे, दायां माइनस बायां। एक ये भी बड़ा हिंट है कि अगर आपको y की लिमिट्स डाल रहे हो ना, तो फिर दायां माइनस बायां कर देना। अगर आप x की लिमिट्स डाल रहे हो, x बराबर ए से बी ऐसे, तो आप ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर देना। ये भी बहुत बड़ा हिंट है, आपका कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा इससे। कई बच्चों को डाउट होता है, एनसीईआरटी में लिखा होता है कि यार ऐसा होता है y डॉट डी एक्स, मतलब ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो या फिर y क्या कर रहा है फिर, है ना। फिर लिमिट्स किसकी रखें, x की लिमिट रखें या फिर y की लिमिट रखें। कई बार x डॉट डी वाई लिखा होता है, अब यहाँ पे x क्यों आ गया, या तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो इसको भी मैं समझाता हूँ। देखो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे सर्कल की इक्वेशन ले लेता हूँ। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहाँ से ना x की वैल्यू निकालो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसी होगी। चलो प्लस का ले लेते हैं, जब ग्राफ ऊपर की तरफ हो, एक्स एक्स के ऊपर, तो सॉरी एक्स है ना, एक्स है तो पॉजिटिव, मतलब इधर दाईं तरफ हो, तो प्लस का ले लेते हैं। चलो दाईं तरफ ही मान लेते हैं। तो ए ऐसा हो गया, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया एक्स की वैल्यू, है ना। तो अब देखो, एक्स की जो वैल्यू है ना, वो वाई की टर्म्स में है। एक्स की वैल्यू किस में है, वाई की टर्म्स में। अगर आप यहाँ से अगर आप y निकालने की कोशिश करोगे ना, y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू x की टर्म्स में है, ठीक है। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे x लिखा ना, x, इसका मतलब ये x है, सिंपल एक x है। हमें इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। और आपको पता है कि x की वैल्यू किसकी टर्म्स में आएगी, y की टर्म्स में आएगी। बहुत सारी यहाँ पे y की टर्म्स में आ जाएगी। और हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो कितना कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि x का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ पे x का मतलब क्या है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y इन टर्म्स ऑफ y, वो टर्म्स ऑफ y यहाँ पर रखेंगे और फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर है, y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, x की टर्म्स में आएगी, x की टर्म्स में आएगी, और x की टर्म्स का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता ही है ना। वैसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो चीज़ें ना, ये क्या होनी चाहिए, ये y की टर्म्स में होनी चाहिए। तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन हो, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x बराबर समझो कि ये g ऑफ y, ऐसा कोई फंक्शन आ गया, ये g ऑफ y हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। समझो कि ये इसकी इक्वेशन है, x बराबर g ऑफ y, या फिर इसकी इक्वेशन समझ लो x बराबर g ऑफ y। लिमिट्स वही ए से लेके बी तक, ये वाला एरिया। अब हमें ना ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये खटाक से पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, मॉडुलस का भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस से जाएंगे, इस प्रोसेस से सोल्व करेंगे। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया ऐसे निकालेंगे, एरिया बराबर, देखो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक। दायां माइनस बायां लगाना है, दायां कौन है, ये है दायां। ये एरिया देखोगे ना, तो ये यहाँ, ये इसकी राइट बाउंड्री है, सबसे दाईं तरफ की बाउंड्री ये है, x बराबर जी ऑफ वाई। हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y वाली टर्म्स आएगी, क्या आएगी, y की टर्म्स आएगी यहाँ पर। तो g ऑफ वाई हम यहाँ पर लिखेंगे, डॉट
dy लग जाएगा यहाँ पे dy। अच्छा, राइट माइनस लेफ्ट तो किया ही नहीं, राइट क्या है ये g ऑफ y, लेफ्ट क्या है ये लेफ्ट बाउंड्री है, लेफ्ट मतलब ये क्या है y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x बराबर 0, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर gy है, तो gy माइनस 0 हो जाएगा, gy माइनस 0 हो जाएगा ये, इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आप कितनी बार चेक कर लेना, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया है ना, अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, राइट माइनस लेफ्ट लगाऊंगा। राइट कौन है, ये दाईं तरफ ये है, और बाईं तरफ इस बार अपना ग्राफ हो गया ये, तो दाईं तरफ मतलब ये है कौन सा अपना y एक्सिस, y एक्सिस बोले तो x बराबर 0 इसकी इक्वेशन है, और बाईं तरफ कौन है, x बराबर g ऑफ y, तो राइट माइनस लेफ्ट करूंगा, 0 माइनस जी वाई आ जाएगा, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, इसको लिख देता हूँ मैं इधर, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा, लिमिट्स क्या है, a से लेके b तक, a से लेके b तक, और राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट वाला इस बार ये y एक्सिस है, y एक्सिस बोले तो x बराबर 0, तो यहाँ पे 0 माइनस बायां, बायां कौन है, ये है अपना g ऑफ y, ये लेफ्ट वाला हो गया g ऑफ y। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट जब आप लगाओगे ना तो आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, मॉडल्स लेने का भी कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर यहाँ तक भी समझ में नहीं आया ना तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ये अपना आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें कर्व दे रखा, अब ये नहीं बोल रखा कि ये कौन सा कर्व है ना, तो अगर हमें ये जो मैंने आपको बताया है वो वाले कर्व में से कुछ याद होगा तो आप लगा सकते हो यहाँ पर। जैसे यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, तो इजीली आप पकड़ सकते हो कि ये इलिप्स है ना। अब इलिप्स में ऐसा इलिप्स बनेगा या ऐसा इलिप्स बनेगा, कैसा बनेगा, तो देखो एक कंडीशन मिलती है, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, सॉरी ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर अपने पास में एक चॉइस है कि हम कोई सा भी इलिप्स बना सकते हैं ना, इन दोनों में से हम कोई सा भी इलिप्स बना सकते हैं, आंसर मतलब सेम ही आने वाला है। और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो ये वाला है, फर्स्ट वाला इलिप्स जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम ऐसा डायग्राम लेके चलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसमें ना इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया, एक इलिप्स का एरिया कैसे निकालते हैं ना, तो वो सर्कल वाला भी इससे हमें सीखने को मिल जाएगा। देखो कैसे, ये सबसे पहली चीज़ ये क्या है, इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन यही होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें बताना है एरिया एंक्लोज्ड बाई दिस कर्व, मतलब इसके अंदर का एरिया बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार इसका डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, डायग्राम इज मस्ट। ठीक है, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, तो देखो इसका डायग्राम में कुछ इस टाइप का बना लेता हूँ, ऐसा कुछ इलिप्स है, परफेक्ट नहीं बना लेकिन समझ आना ये इलिप्स है। ठीक है, तो ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर एक्स के नीचे ए है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट, जैसे समझ लो कि ये ए पॉइंट है, तो ये हो जाएगा अपना स्मॉल ए कोमा 0। ऐसे ही यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ए डैश ले लेता हूँ, और यहाँ पर बी डैश, तो ये ए 0 ये हो गया, वाई के नीचे बी है ना, तो वाई एक्सिस पे 0 कोमा बी, और ये वाला 0 कोमा माइनस बी, ए कोमा 0 ये माइनस ए कोमा 0, ऐसा प्लॉट हमने कर लिया, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अब हमें क्या बोला, एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस, तो हमें पूरा एरिया निकालना है ना। हम क्या चाहते हैं, हमें मिल जाए इलिप्स का एरिया, कौन सा इलिप्स एरिया बोल देता हूँ मैं, कौन सा एरिया चाहिए, ये पूरा ए बी ए डैश बी डैश ए बी ए डैश बी डैश एंड ए ना, पूरा घूम कर आगे, ऐसा मतलब लिखने का तरीका होता है। किसी कर्व का एरिया बोलना हो ना तो हम ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो हम पूरे का एरिया तो नहीं निकालेंगे, मतलब निकालेंगे लेकिन कैलकुलेशन पूरे की नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इलिप्स होता है ये क्या होता है, एक टाइप का ये सिमेट्रिक डायग्राम होता है ना। सिमेट्रिक मतलब हर तरफ से हमें, मतलब काफ़ी तरफ से हमें सेम सा देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसा जितना एरिया ऊपर होगा ना उतना ही एरिया नीचे भी होगा, जितना एरिया लेफ्ट साइड में होगा उतना ही एरिया राइट साइड में भी होगा, है ना। और ऐसी एक और चीज़, जितना एरिया इस क्वाड्रेंट का होगा, है ना, इस 1/4 पार्ट का होगा, उतना एरिया यहाँ पर इसका भी होगा, इसका भी और इसका भी होगा। हम क्या करेंगे, ऐसे स्मार्ट वर्क करेंगे, हम ओनली इसका एरिया निकालेंगे, ये क्या है ओ, हम ओनली इसका एरिया निकालेंगे, किसका, ओ ए बी ओ। ठीक है, तो हम एरिया किसका निकालेंगे, ओ ए बी ओ, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका एरिया इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी है ना। तो इसका अगर 4 गुना कर देंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा।
तो अब अपना फोकस इस पे हो गया। सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठाना ही उठाना आपको, है ना। सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठाना मत भूलना आप। इलिप्स में उठा सकते हो, सर्कल में उठा सकते हो, पैराबोला में भी हम काफ़ी क्वेश्चन में उठा सकते हैं। तो अब इसका हम इस पोर्शन का इसका एरिया हम कैसे निकालें, ये अब अपना मेन क्वेश्चन बन गया। यहाँ तक तो चलो ठीक है, ऐसे कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालें, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो दोस्तों आपके सामने ना दो रास्ते हैं। आप एक तो ऊपर वाला, है ना, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ऐसा लगा सकते हो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में। या फिर आप चाहो तो राइट माइनस लेफ्ट वो भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपके सामने दो तरीके हैं, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ की, मतलब इनकी इक्वेशन आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी। तो उस केस में हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। और अगर आप लगा रहे हो ये राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, तब हम फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और वाई की ही लिमिट्स डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको चाह रहा हूं कि आप ना ऊपर वाला माइनस नीचे वाला मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पकड़ बना लो आप। उसके बाद में जब आप एक्स एक्सिस समझ जाओगे ना, एक्स एक्सिस मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, एक्स की लिमिट डालते हैं, वो समझ जाओगे ना, एक दो एग्जाम्पल उसके कर लेंगे तो फिर वाई में करने में दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक्स के रेस्पेक्ट में ही बनेंगे, एक्स की ही लिमिट्स हम डालेंगे। तो यहाँ पर ये बन गया 4 मल्टीप्लाई बाई एरिया ओ ए बी ओ। इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइप से निकालूंगा इस बार। मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करूंगा। अब ऊपर वाला ये है माइनस नीचे वाला ये है, ठीक है। और लिमिट्स कौन सी रखूंगा, जब मैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करता हूँ तो मैं ये एक्स एक्सिस की लिमिट्स रखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या बन गया 0 बन गया। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a बन जाएगा। और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ये होगा अपना एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ऑब्वियसली, है ना, dx आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे dx आ गया तो यहाँ पे कौन सी टर्म्स आएगी, यहाँ पे कौन सी टर्म्स आएगी, x की टर्म्स आएगी यहाँ पर, ना कि y की टर्म्स आएगी, ठीक है। तो x की टर्म्स मतलब x की टर्म्स किसके अंदर होती है, y के अंदर होती है ना। तो यहाँ पर मैं y लिख दूँ तो उससे चौंकना मत आप, y लिख दूँ तो आप चौंकना मत। अच्छा थोड़ा हमें एडिट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो इलिप्स की इक्वेशन है ना, इक्वेशन उसमें हमें x की टर्म्स अलग से नहीं दिख रही। यहाँ से मैं क्या निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू के अंदर x की टर्म्स फैली रहती है। तो देखो इसको अलग से लाओ एक बार, इसको दोबारा इसका काम पड़ गया हमें, पड़ता ही पड़ता है दोबारा काम। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, y चाहिए। y क्यों चाहिए, मैं अकेला y यहाँ पे रखूँगा तो अकेले y के अंदर x वाली टर्म्स आएगी बहुत सारी, वो x वाली टर्म्स आएगी सारी की सारी यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे को अकेला y चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अकेला y कैसे निकालूंगा, इन सबको उधर भेजो। तो इसको थोड़ा इधर सोल्व करते हैं। ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहीं रह गया, ये उधर चला गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लो तो ए स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई नीचे ए स्क्वायर हो गया। अब ये वाई बाई बी का होल स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है। तो अगर मैं वाई बाई बी बोलूँगा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। दोस्तों प्लस माइनस लगाना मत भूलना, इसका भी मैं कारण बताऊँगा प्लस माइनस का क्या रोल होता है। फिर आगे आते हैं, हमें चाहिए वाई, तो वाई निकाल लिया, वाई उधर चला, ये बी उधर चला गया तो प्लस माइनस बी बटा ये जो नीचे से ए स्क्वायर है ना, इसको बाहर निकाल लो तो यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये गलती मत कर देना यार, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटा दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं, ये अंडर रूट है, स्क्वायर स्क्वायर है अंदर तो वो लिख देते हैं ए माइनस एक्स। ये बहुत सरासर मतलब नाइंसाफ़ी यार, ऐसा मत करना। मतलब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आपको तो चलो पता होगा लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे करते हैं यार, 12th में आके फिर भी ऐसा करते हैं वो काम। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मत करना आप, ठीक है। वो अंडर रूट वगैरह कब हटता है, जब अंदर की तरफ परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर ए प्लस बी का। ये तो अलग अलग है, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। खैर ये इतना ही रहेगा। अब देखो दोस्तों प्लस और माइनस का क्या मतलब है। प्लस का मतलब है अपर पोर्शन, है ना। देखो y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब अपर वाला, ये पॉजिटिव रखेगा, और y की वैल्यू नेगेटिव तो ये नेगेटिव। ऐसा बनता अपना पूरा इलिप्स, समझ गए। अगर हमें ऊपर वाला ग्राफ लेना है तो y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमें नीचे वाला ग्राफ लेना है तो हमें y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर कौन सा पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब y की वैल्यू इधर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऊपर इस टाइप से हो गया y बराबर एफ ऑफ एक्स होता ना, उस टाइप से हो गया ऊपर और नीचे अपना। अच्छा ये कौन सा है ये बताओ, जब हम ऊपर माइनस नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला मतलब y बराबर एफ ऑफ एक्स, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे y आएगा माइनस, नीचे वाला कौन है, नीचे वाला मतलब y, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर जीरो, तो इसमें कौन आएगा, जीरो आएगा ऐसे। यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, ये कर्व है, ये कर्व, ये तो कर्व है, ऊपर ये कर्व है ना ये अपना, और नीचे क्या है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। अब समझ गए आप, है ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर है कर्व और नीचे है एक्स एक्सिस, तो कर्व मतलब y है, वहां से y निकाल लिया, कर्व से y निकालना है, कर्व से y निकाल लिया। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए मैंने y निकाला है। y की वैल्यू जो आएगी ना, ये y की वैल्यू है, ये क्या है, ये है टर्म्स इन x, ये x की टर्म्स है और x के रेस्पेक्ट में होगा तो x की टर्म्स यहाँ पे रखनी जरूरी है। तो आई होप मैंने हर एस्पेक्ट कवर कर लिया है, ऊपर माइनस मतलब ऊपर माइनस नीचे वाला भी समझा दिया है, और y यहाँ पे क्यों लेते हैं वो भी मैंने समझा दिया। अब हम इसको इजीली कर सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आपको आसान लग रहा होगा कि यार मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि y माइनस जीरो ऐसा क्यों लिखा, जनरली y लिख दो, खत्म हो गया, है ना। लेकिन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कंसेप्ट यहाँ तो आसान है, लेकिन जब अब अगली एक्सरसाइज करेंगे ना वहाँ पे दिक्कत आती है समझने में। तो चलो करो इसको, इंटीग्रेशन 0 टू a y माइनस जीरो, y ही हो गया। अब y की वैल्यू क्या है, ये मैं डाल दूंगा, कौन सी डालूंगा, ये ऊपर वाला कर्व है ना, तो ये पॉजिटिव, ऊपर जो अपर पोर्शन है ना, नहीं ये, उसके लिए y पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वाला उठाऊंगा। कितना है, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखो ये x के रेस्पेक्ट में है और ये भी x के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब इसको हम वैसे भी कर सकते थे राइट माइनस लेफ्ट, तब हमें दायां माइनस बायां करना पड़ता, लेकिन वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे किसी में। यहाँ पे जो b बाई ए है ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, 4b बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब जैसे मैंने बोला था ना कि आपको इंटीग्रेशन के वो गिने चुने फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई है। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर वैल्यूज़ वगैरह रखेंगे। तो ये बन गया 4b बाई ए, क्या बनता है इसका फॉर्मूला, एक्स बाई टू अंडर रूट, ये सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बाई ए। और अब बताओ लिमिट्स क्या है, 0 टू ए, लिमिट्स डाल देंगे, खेल खत्म। क्या हो गया, 4b बाई ए, मतलब आपको डिसाइड यहाँ तक करना है, यहाँ तक डिसाइड करना, उसके बाद में वैल्यूज़ वगैरह डाल देंगे ना। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम है, ये आसान काम है, उससे पहले डिसीजन लेना, किसको किसके रेस्पेक्ट में लिखना, वो थोड़ा सा बच्चे उसमें मतलब कंफ्यूज रहते हैं, वो हमने समझ लिया है। अब आगे तो आसान है, ए इसमें डाल दो, सबसे पहले ए डालो, अपर लिमिट डालेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स ए बाई ए, ये मैंने अपर लिमिट डाल दी, फिर लगाऊंगा माइनस। अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा 0, तो 0 यहाँ रखूंगा, तो देखो 0 इंटू कुछ भी हो ये 0 बन जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगा तो माइनस, 0 इसमें डालूंगा तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, वो भी 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप भी ऐसा छोड़ दिया करो। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कट गया, ये पोर्शन भी क्या बन गया, ये भी बन गया 0, बस ये बच गया। तो बस हमें इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है, तो 4b बाई ए, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, अच्छा अंदर कुछ भी नहीं ना, बस ये लिख लो, ए स्क्वायर बटे 2, अच्छा साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स ए से ए कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, और देखो साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री होता है ना 1, तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू आ जाएगी, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। कुछ और काटा पीटी कर लो, ए से ए कट गया, 2 से 2 ये कटेगा तो 2 बच गया यहाँ पे, तो 2 बच गया यहाँ पे, फिर b बच गया, और यहाँ पे a स्क्वायर था तो एक a बच गया, एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, पाई ए बी, क्या आ गया, पाई ए बी। दोस्तों इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हो, है ना। एक इलिप्स होता है ना, इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ये ए है ये बी है। अगर ये सर्कल बन जाएगा तो ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, है ना, तब भी ये अपना फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो पाई आर इंटू आर, वो जो फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, वो ऐसे आया है, इंटीग्रेशन से वो फॉर्मूला निकलता है। तभी हमें छोटी क्लासेस में बोला जाता है कि बाद में अपर मतलब हायर क्लासेस में सीखेंगे, बस अभी फॉर्मूला रट लो पाई आर स्क्वायर।
तो अब जाके आप उसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे जो गोला होता है ना स्फेयर, उस स्फेयर का वॉल्यूम 4πr³ सॉरी 4/3πr³ क्यों आता है, वो भी आपके लिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि हायर क्लासेस में सीखना, जब आप BSc MSc वगैरह या फिर आगे B.Tech वगैरह करो, है ना। खैर वो हायर मैथमेटिक्स है। अभी आप ये समझ गए ये कैसे किया हमने, एक कर्व के अंदर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 गुना मैंने पहले ही कर दिया था, है ना। तो पूरी इलिप्स का एरिया ऐसे निकाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला समझने की कोशिश की थी इसके अंदर हमने। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे जो लिमिट्स है, ये जो 0 और a है, ये 0 है और ये अपना इधर a है, ये x की ही लिमिट्स है, x की ही लिमिट्स। तो होता तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करते हैं। तो ऊपर क्या है कर्व, नीचे क्या है एक्स एक्सिस, कर्व माइनस एक्स एक्सिस मैंने किया, और फिर एक्स एक्सिस तो खुद 0 ही होता है, y बराबर 0 होता है ना, तो y बराबर 0 वो यहाँ पर, और कर्व मतलब y बराबर दिस, तो दिस यहाँ पर है, दिस माइनस 0, तो दिस ही बच गया, यहाँ पे 0 हटा दिया। फिर आगे तो सिंपल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4। डायग्राम बनाना पड़ेगा इनका। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देख के देखो, एक्स स्क्वायर है ना, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, इसका मतलब ये पैराबोला होगा। अब कौन सा पैराबोला, तो इधर आते हैं, ये निकालते हैं अपना। तो x का तो स्क्वायर है, तो इन दोनों में x का स्क्वायर है, इनमें तो y का स्क्वायर है, ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, है ना, ये दोनों, और साथ में देखो y बराबर है y, है ना, और ये सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तो ये होता है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव y होता ना तो फिर ऐसा बन जाता। तो अपना डायग्राम कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब ये कैसा है, अपवर्ड पैराबोला टाइप का बनेगा। यहाँ पे 4a आता है, लेकिन अपने लिए 4a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 y का जो कोएफिशिएंट है ना 1, वो 1 है यहाँ पे, y इंटू 1 है, यहाँ पे y इंटू 4a है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि इसका डायग्राम कैसा होगा, एक पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर बराबर y है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का अपवर्ड मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ झांकता हुआ पैराबोला होता है, तो ये कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और साथ ही साथ ये बनेगा कहाँ से, देखो ये ओरिजिन, ये क्या है 0,0 है ना, तो यहाँ से ऊपर उठेगा ये, ठीक है। और इसको आप वैसे भी समझ सकते हो एक्स स्क्वायर को, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो क्या होता है, वो अपवर्ड पैराबोला होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, मतलब पॉजिटिव है ना, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और y बराबर 4, ये तो एक लाइन है। अच्छा, y बराबर कॉन्स्टेंट हो तो ये कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इस टाइप की बनेगी ये, y बराबर 4, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इन दोनों डायग्राम को हमें एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। एक ये बना लिया मैंने y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। देखो कैसे करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा 0, 0 पर। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये ऐसा आया, ऐसे बना और ऐसे उठ गया, ठीक है। ये किसका डायग्राम हो गया, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब अगली चीज़, y बराबर 4, ये लाइन है। तो देखो जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसकी इक्वेशन होती है y बराबर 0, तो y बराबर 4 मतलब पॉजिटिव है ना, तो ऊपर की तरफ आएगा, वो यहाँ से गुजरेगा 4, कौन सा पॉइंट है y पे, कौन सा पॉइंट होगा, 0,4 पॉइंट होगा, यहाँ से गुजरेगी ये लाइन ऐसे। ये कौन सी लाइन होगी अपनी, y बराबर 4 होगी। ग्राफ मेकिंग सबसे पहले होता है, ठीक है, ग्राफ मेकिंग सबसे पहले। तो ऐसा ग्राफ बन गया। अब क्या बोला है, दोनों का ग्राफ बन गया, तैयार है। और फिर बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों कर्व से, पैराबोला से और लाइन से, दोनों के बीच में कुछ एरिया फंस गया है। आपको पता होना चाहिए कौन सा एरिया फंसा है, ये भी ज़रूरी है। तो आप देखोगे तो ये पूरा एरिया फंस गया, यहाँ से लेके ये और फिर ऐसे। ऊपर का एरिया तो खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है, नीचे इधर भी खुला हुआ है, मतलब ये एरिया फंस गया। इसको नाम दे देते हैं, ये O, A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और फिर अगेन यहाँ पे O आ गया। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए पूरा एरिया O A B C O, ठीक है, मतलब हमें चाहिए एरिया O A B C O। इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा उठाना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है ना एक सिमेट्रिक डायग्राम है, क्या ये एक सिमेट्रिक डायग्राम है, उसका फ़ायदा उठाएंगे। मतलब इसका एरिया इस पोर्शन का और इसका एरिया बराबर है दोनों का। अगर इसका एरिया A होगा तो इसका एरिया भी A होगा, अगर इसका एरिया 100 होगा तो इसका भी 100 होगा।
तो हम क्या करेंगे, हम ओनली इसका एरिया निकालेंगे और हमें पूरे का एरिया चाहिए तो डबल कर देंगे, है ना। अगर इसका एरिया 100 होगा तो पूरे का 200 होगा, तो क्या करेंगे, बस इसका एरिया निकालेंगे, उससे हमें फ़ायदा तो मिलता ही है। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालें, इसका नाम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ पूरे का एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ इसका एरिया, OABO, तो एरिया ऑफ OABO। अच्छा, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लगेगा, अभी भी मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अगले एग्जाम्पल में हम वो दायां माइनस बायां वैसा समझ लेंगे। तो यहाँ पर कैसे निकालें, देखो ट्वाइस ऑफ ये, अब फाइनली हमें OABO इसका एरिया चाहिए, तो अब मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन। लेकिन यार एक पंगा है, जब हम ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाते हैं, है ना, ये इस बार ऐसा लगाऊंगा, ऊपर वाला तो क्या है y बराबर 4, नीचे वाला कौन है, ये अब नीचे देखो, नीचे कौन है, ये कर्व है ना, ये किसने नीचे ऐसे फर्श बना रखा है, ऐसे ऐसे मतलब चढ़ता हुआ, ये क्या है, कर्व ही तो है, ये पैराबोला का ही तो पार्ट है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाला 4 हो गया, नीचे वाला एक्स स्क्वायर हो गया, y तो दोनों में सेम ही है, ऊपर वाला y की वैल्यू 4 और नीचे वाला y की वैल्यू एक्स स्क्वायर। लेकिन चलो x में आएगा, लेकिन यार लिमिट्स तो बताओ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी। तो जब हम ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाते हैं ना, तो हम x की लिमिट्स रखते हैं, और यहाँ पे dx आएगा, तो यहाँ पे x की ही लिमिट्स रखूंगा मैं, यहाँ पे x बराबर क्या, कहाँ से लेके x बराबर कहाँ तक। तो देखो इस पोर्शन के लिए मेरे को x की वैल्यू यहाँ से, है ना, यहाँ से 0 से, यहाँ से लेके ये मतलब दाईं तरफ हाईएस्ट, मतलब सबसे दाईं तरफ कहाँ तक जा रहा है, ये a पॉइंट तक जा रहा है, उसके आगे तो नहीं है ना, तो हमें a पॉइंट तक की लिमिट यहाँ पे रखनी पड़ेगी, यहाँ तक। ये वाला पॉइंट क्या होगा, मतलब a का ये कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, तो यहाँ पे x बराबर लोअर लिमिट होगी 0, जो अपर लिमिट है ना वो क्या होगी, उसके लिए हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, हमें a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर अपर लिमिट, UL मतलब अपर लिमिट, हमें चाहिए अपर लिमिट क्या होगी, a का x कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है, मैं ये थोड़ा ऐसे लिख दिया मैंने, a का x कोऑर्डिनेट क्या होगी, अपर लिमिट होगी। अब a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। a के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, a पर 2 कर्व मिल रहे हैं हमें, ये एक तो लाइन मिल रही है और ये कर्व मिल रहा है, ये अपना ग्राफ। तो a पर हो क्या रहा है, ये y बराबर 4 ये लाइन मिल रही है, और ये y बराबर एक्स स्क्वायर ये मिल रहा है, और यहाँ पर हमें a मिल रहा है। तो इन दोनों की इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे तब हमें a की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो y की वैल्यू 4 उठाकर आप यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 हो जाएगी, है ना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इधर आएगा तो वो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और प्लस माइनस लगाना तो अपना फर्ज बनता ही है। तो x बराबर प्लस माइनस 2 में से कौन सा लेंगे, देखो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट है ना, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो a जो पॉइंट है ना वो दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ तो पॉजिटिव x होता है, और बाईं तरफ जो अपना c होगा ना, c उसका x कोऑर्डिनेट होगा -2। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है y बराबर 4 और जो कर्व है वो एक्चुअली 2 पॉइंट पे मिल रहे हैं, a पर भी मिल रहे हैं और c पर भी मिल रहे हैं। देखो ये लाइन और ये कर्व, एक तो c पर मिले और एक बार a पर मिले, तो c का x कोऑर्डिनेट वो -2 रख लेगा, और a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए वो +2 रख लेगा। तो अब समझ गए, लिमिट्स यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगी, 0 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे 0 से 2 ऐसा बन गया, ठीक है। अंदर क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला कौन है, ये है छत, y बराबर 4, तो 4 माइनस, और नीचे वाला मतलब ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे y लिखूँ, उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट y की वैल्यू ही रख देता हूँ, नीचे वाला कौन है, एक्स स्क्वायर। ये तो अपनी लाइन और ये अपना कर्व, लाइन ऊपर वाली है, ऊपर वाला ग्राफ लाइन का हो गया, और कर्व क्या हो गया अपना, नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बढ़िया है। अब तो क्या है, अब तो खत्म है ये क्वेश्चन, अब तो कर लो इसको। 2 इंटू 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का x हो जाता है, तो 4x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने बोला था क्या होता है, x क्यूब बटा 3 होता है। कर देते हैं 0 से लेके 2 तक, 0 से 2 तक। अब तो क्वेश्चन खत्म है, तो यहाँ पे 2 बन गया, 2 इसमें रखूँगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब 8/3, अपर लिमिट मैंने डाल दी माइनस। अब लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 रखूँगा तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 बन गया ओवरऑल, अपर माइनस ये मतलब लोअर लिमिट लगा दी। सोल्व करेंगे तो 2 इंटू ये 3 घंटे 24, 24 माइनस 8 16 हो गया बटा 3, तो 16 दूना 32 हो गया, 32/3। यहाँ पे
एरिया है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर, जो भी यूनिट स्क्वायर वगैरह वो लगा देंगे, वो सब लिखना ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। देखो ऐसा करेंगे ना ऊपर माइनस नीचे वाला, तो ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और एरिया तो पॉजिटिव होता है, ये लास्ट में मॉडुलस का लफड़ा ही खत्म। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम में ऊपर नीचे ये मत लिखना, एग्जाम में आप ये सब लिखे बिना बस ये बता दो कि 4 क्या है, लाइन है, और एक्स स्क्वायर क्या है, कर्व है, तो बन जाएगा अपना सवाल। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन हो गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर और वाई बराबर 4 के बीच का एरिया हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, ये हमने लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। इन तीन चीज़ों के बीच में एरिया क्या बनेगा, तो देखो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं। तो सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। चलो इसको एक बार सर्कल को देखते हैं क्या चीज़, इसकी रेडियस वगैरह क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, तो 32 किसका स्क्वायर होता है, 32 का अंडर रूट क्या होता है, वही रेडियस बन जाएगी अपनी। ये देखो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए बोला था ना, तो जो सर्कल होता है ना एक टाइप से यही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, वो ऐसा ही दे रखा है। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 32 के बराबर, और रेडियस क्या होती है, ए होती है, मतलब इसका हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर तो वही हो गया 0,0 ओरिजिन, स्टैंडर्ड है ना ये, इसका सेंटर क्या होता है 0,0 ही होता है, ऐसा जो भी इक्वेशन होगा ना उसका सेंटर 0,0। अच्छा रेडियस, तो रेडियस के लिए ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, ये रेडियस का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो हमें रेडियस निकालने के लिए इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो रूट 32। 32 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 16 इंटू 2, 16 दूना 32 होता है ना, तो 16 का अंडर रूट तो 4 हो गया, और 2 का 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो वो अंदर फंसा रहेगा, रेडियस आ गई 4√2। अच्छा ये चलो हो गया। अब बची हुई चीज़ें तो आसान है, इन सब चीज़ों को प्लॉट करते हैं। ये अपना हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे सर्कल भी बना लेते हैं, सर्कल ये बना लेते हैं, सेंटर ये 0,0 ये, और सर्कल बन जाएगा चारों तरफ, तो समझो कि ऐसा सर्कल बन गया। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब y इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है ऐसे, ये अपनी y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, और एक्स एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस अपना ये हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या बोला है, देखो एक तो बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमें इसमें से कोई एरिया बताना है। ठीक है, इधर का कोई एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और उसमें से भी कौन सा, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो यार यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एक्स एक्सिस बोलूँगा, इधर क्यों जाऊँगा फिर मैं फालतू में। ठीक है, ये और लाइन ये y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगी, और ये सर्कल है। सर्कल तो वैसे पूरा है, लेकिन अब मैं इधर पहली चीज़ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही सर्कल बनाऊंगा, मतलब ये, उसमें से भी कौन सा, ये बनाऊंगा, तो फिर एरिया मतलब बंद नहीं होगा, बंद होना चाहिए, उसी का एरिया हम निकालते हैं, तो बंद करने के लिए मेरे को यही एरिया यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस लगता है यहाँ पे स्टार्टिंग में ना, डायग्राम कौन सा एरिया निकालना है, उसमें कॉमन सेंस काम आता रहता है। आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जो कि बंद हो, बंद एरिया का ही हम एरिया निकाल पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए। अच्छा यहाँ पर कुछ भी कर लो, हमें ये पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये ओ समझ लो, ये समझ लो कि ओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने पड़ेंगे, भले आप ऊपर माइनस नीचे कर लो या फिर दायां माइनस बायां कर लो, है ना, बी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें निकालने पड़ेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, बी पर दो चीज़ें मिल रही है, एक तो ये लाइन मिल रही है और एक ये अपना सर्कल मिल रहा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या, y बराबर एक्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का है, एक तो सर्कल का, यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा है और एक लाइन मिल रही है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, और लाइन क्या है y बराबर एक्स, तो y बराबर एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे ना, तब हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये जो y बराबर एक्स है ये उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 32। सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। दो इसको काटेगा, दो इसको काटेगा तो यहाँ पे 16 बचेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों आया, क्योंकि जो b है ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू है, तो x कोऑर्डिनेट 4। और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी तो ये दोनों मिल रहे हैं ना, y बराबर एक्स लाइन, एक बार तो यहाँ मिल रही है और एक बार यहाँ पे मिल रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट है वो -4, इसलिए वो -4 आया है। हमें खैर ये वाला तो निकालना नहीं, तो हम उसको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे।
बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये 4 उठा के इस इक्वेशन में डाल दो तो वाई बराबर भी 4 आ जाएगा। तो ये हो गया बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,4। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन एक तरीका तो मैं आपको हिंट देके छोड़ देता हूँ, दूसरा तरीका मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा। देखो एक तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको रफ में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ऐसा डायग्राम है, ये सर्कल और ऐसे बना हुआ है और ये लाइन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बी पॉइंट है। अगर आपको ये लगाना है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये लगाना है तो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा लेंदी करने वाली बात है। तो ऊपर ये है, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, लेकिन ऊपर वाला ना, ऊपर वाला उसके एक्चुअली दो टुकड़े हैं। जैसे यहाँ ओ से लेके बी तक, इधर ऊपर वाला ये लाइन है, इधर छत का काम कौन कर रही है, लाइन। लेकिन जैसे ये इससे मैं यहाँ से पत्थर फेंकूंगा तो सीधा यहाँ पे आके मिलेगा, वो इधर थोड़ी जाएगा पत्थर, है ना, थोड़ा यहाँ पे आके मिलेगा। अब इस पोर्शन का एरिया निकालना, अगर हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना, तो अब इसके लिए ऊपर वाले का काम ये कर रहा है, ये सर्कल। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले तो मैं ये एरिया निकालूंगा। अब ये पॉइंट क्या है 4,4 है, तो ये एरिया कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट क्या हो गया 4,0 हो गया। अच्छा यहाँ वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला एकदम किनारे पर जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। मतलब ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगी, इसकी रेडियस क्या है 4√2, तो इसकी रेडियस है 4√2, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4√2,0। तो मैं जो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक इसका इंटीग्रेशन जब करूंगा ना, तो मैं ऊपर रखूंगा लाइन को, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाऊंगा, ऊपर रखूंगा लाइन को, माइनस नीचे क्या है अपना एक्स एक्सिस है, मतलब 0 है, एक्स एक्सिस मतलब वाई बराबर 0, वो 0 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर मेरे को इस लाइन के इधर वाला इस पोर्शन का भी एरिया निकालना है। अब इसके लिए ऊपर वाले का काम कौन कर रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन। तो यहाँ पे अच्छा इसकी लिमिट्स क्या लगेगी, बस इतने पोर्शन के लिए लगेगी, 4 से लेके इस पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट क्या है 4√2, तो 4 से लेके 4√2 तक मेरे को ऊपर सर्कल माइनस, ये ऊपर तो सर्कल आ गया, नीचे क्या है ये अपना एक्स एक्सिस है, मतलब वाई बराबर 0 -0 ऐसे लेके चलना पड़ेगा। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तब जाके हमें ये पूरा दिस प्लस दिस ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपके हिंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको ऊपर वाला माइनस नीचे वाला भी कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हम दायां माइनस बायां करेंगे ना तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे, देखो भाई ये वाला ये हमें एरिया निकालना है, आपको पता ही है। तो इसमें अगर हम दायां माइनस बायां करेंगे, अगर हम क्या करेंगे दायां माइनस बायां, तब हमें y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जो लिमिट्स है वो भी y की लगेगी। y बराबर ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट LL, और y बराबर इधर अपर लिमिट आएगी LL UL। ठीक है, तो दायां अब कौन सा होगा, हमें कौन सा एरिया निकालना, उसकी जो दाईं तरफ की दीवार होगी ना उसकी इक्वेशन। तो देखो दाईं तरफ की दीवार ये है, और जैसा कि हम ये कर रहे थे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो यहाँ पे जो छत थी ना, ऊपर वाला मतलब क्या छत है, ये छत, नीचे वाला मतलब ये फर्श है, तो फर्श यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो एकदम एक ही चीज़ थी। लेकिन ऊपर वाला मतलब जो छत थी ना उसके दो टुकड़े थे, इधर तो ये लाइन कर रही है, फिर थोड़े से पोर्शन के लिए ये कर्व है अपना सर्कल काम कर रहा है छत का, तो दो टुकड़े हो गए छत के। लेकिन यहाँ पर अगर हम दायां माइनस बायां करेंगे ना, तो दाएं के दो टुकड़े नहीं है, ऐसे बाएं के भी दो टुकड़े नहीं, इससे फायदा मिल जाएगा हमें। यहाँ पे दायां क्या है ये सर्कल, और बायां क्या है ये लाइन, है ना। तो इधर की तरफ ये अपना राइट पार्ट है RIGHT, और ये अपना लेफ्ट है। तो अब आप समझ रहे हो ना दायां माइनस बायां। तो दाईं तरफ क्या है सर्कल है, दाईं तरफ क्या आ जाएगा अपना सर्कल आ जाएगा, और बाईं तरफ क्या आएगा, बाईं तरफ अपनी लाइन आ जाएगी, लाइन। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो इसको ना एक बार मैं पेज को घुमा देता हूँ। अब देखो हमें इसका एरिया चाहिए, है ना, हमें ये पोर्शन का एरिया चाहिए। तो अब ये पोर्शन ऊपर हो गया, जो दायां था ना, ये जो राइट था वो ऊपर हो गया। तो ऊपर आप देखोगे तो हमें लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी। ये देखो दायां माइनस बायां करेंगे तो y की ही तो लिमिट्स लगेगी ना, y की। तो उस केस में हमें यहाँ से लेके ये लिमिट्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट्स। तो देखो इसको सीधा ही देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, अब बताओ कि अपर लिमिट क्या होगी। अपर लिमिट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लिमिट होगी। ठीक है, जैसे एकदम फारदेस्ट जो पॉइंट है ना, मतलब जो सबसे दूर पॉइंट है, सबसे ऊपर की तरफ जो पॉइंट है, वाई में लिमिट्स मतलब सबसे लोअर लिमिट मतलब नीचे, और अपर लिमिट मतलब ऊपर। तो सबसे इस पोर्शन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या है बी, तो बी का वाई कोऑर्डिनेट जाएगा यहाँ पे।
तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, b का y कोऑर्डिनेट क्या है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा ऐसे। और ये हो गई अपर लिमिट कितनी 4 हो गई। लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगा अपना इस पोर्शन का सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये लाइन। तो ये हो गया अपना लोअर लिमिट y बराबर 0, ठीक है, ये इस पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं इस बार दायां माइनस बायां लगा के। तो हमें क्या इसी का एरिया तो चाहिए। अब मैं फॉर्मली सारी चीज़ें लिख देता हूँ, ओ ए बी ओ, हमें चाहिए एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, यही आंसर बन जाएगा अपना। और इसको मैं कैसे करूँगा, इस बार इस फॉर्मेट से करूँगा, दायां माइनस बायां से। दाईं तरफ क्या है अपना, ये कर्व है ये। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कर्व लिखना पड़ेगा, माइनस बायां, बायां क्या है, ये अपनी लाइन लिखनी पड़ेगी, लाइन, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स देख लो। अच्छा एनसीईआरटी में क्या होता है कि वो स्ट्रिप्स लेके समझाते हैं, मतलब ऐसे वो स्ट्रिप्स फिजिक्स में समझते हो ना, फिजिक्स में हम ऐसे के वो एक पट्टी सी ले लेते हैं। तो इस बार हम पट्टी, वो अगर आपको वैसे समझना तो हम यहाँ ऐसे लेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल पट्टी लेंगे। ये पट्टी ऐसे पेन समझ लो, ये पेन की तरह। तो ये मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जाएगी ना, तो इस पट्टी का जो एरिया है ना वो जोड़ते चले जाएंगे। तो एरिया कैसे जोड़ते हैं, वो इंटीग्रेशन से जुड़ जाता है एरिया। तो ये जो पट्टी है वो नीचे से ऊपर तक जाएगी, तो इसका मतलब नीचे मतलब y बराबर 0 से स्टार्ट होगी और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगी, y बराबर 4 तक जाएगी, है ना। तो वो उस तरीके से भी समझ सकते हो आप, स्ट्रिप लेके समझ सकते हो, है ना। तो कर्व माइनस लाइन है, ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है, सॉरी ये तो दायां हो गया, ये बायां हो गया, डॉट dy। अब देखो दोस्तों y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट्स तो रख देता हूँ मैं 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, y के रेस्पेक्ट में हो रहा ना, तो यहाँ पे जो टर्म्स आएगी वो y की टर्म्स आएगी, क्या आएगी, y की टर्म्स, ये भी सब y की टर्म्स में होनी चाहिए। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, x की, क्योंकि x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू में y की टर्म्स आएगी बहुत सारी, समझ गए ना, y फंस जाएगा उसके अंदर, और y की फंसी हुई टर्म्स यहाँ पे चाहिए। तो कर्व क्या है, कर्व अपना ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, सर्कल है ना अपना कर्व। तो कर्व को मैं थोड़ा इधर लाता हूँ, सर्कल अपना कर्व वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है। तो हमें y की टर्म्स चाहिए ना, y की टर्म्स चाहिए, तो y के अंदर मतलब y फंसा हुआ रहना चाहिए, तो हमें x सिंपल से x निकाल लेना चाहिए यहाँ से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला गया 32 माइनस वाई स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। देखो y फंस गया ना, मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा y लिखता तो कोई मतलब ही नहीं होता, फिर तो ये भी y आ जाता, ये भी y आ जाता, y से y कट जाता है, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, y की टर्म्स आएगी यहाँ पे। तो वो कैसे मिलेगा, जब हम x निकालेंगे तब। अच्छा यहाँ पर फिर से वही लपड़ा, प्लस माइनस, x की वैल्यू प्लस कब होती है, देखो ये अपना y एक्सिस है, इधर x की वैल्यू प्लस होती है और इधर x की वैल्यू माइनस होती है। तो x की वैल्यू प्लस मतलब हमें इधर का सर्कल लेना है, इधर वाला, और x की वैल्यू माइनस, इसका मतलब हमें इधर वाला सर्कल लेना है। तो यहाँ पर हमें किस मतलब इस बार हमें कौन सा x लेना है, देखो अपना जो कर्व वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव वाला लेना है। एक एक चीज़ के पीछे कारण है वो समझ जाओ। 0 से 4, तो कर्व क्या आ गया, कर्व ये आ गया x बराबर पॉजिटिव वाला अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस ये हो गया अपना दायां हो गया, है ना, ये दायां हो गया, माइनस बायां, बायां मतलब क्या, लाइन, लाइन मतलब लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन ये है y बराबर x। तो जब हम y बराबर x निकालेंगे तो यहाँ से y की टर्म्स आनी चाहिए, तो लाइन में भी हमें y की टर्म्स रखनी पड़ेगी, तो लाइन में भी हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो काफ़ी सिंपल लाइन है। तो y बराबर x होगा तो उसी टाइम x बराबर भी y हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, y आ गया। तो x की वैल्यू में रखूँगा क्या, y, ताकि y आ जाएगा। ये क्या अपना कर्व है और ये क्या अपना लाइन है, ये दायां था और ये क्या है, बायां है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dy आ जाएगा। इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। एक बार और समझ लो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, अपर माइनस लोअर, लेकिन अपर में आप देख रहे हो कि यार ये जो अपर मतलब छत के दो टुकड़े हैं, एक तो ये लाइन और ये कर्व, तो फिर दो दो यहाँ पे बीच में दो दो बार इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता, 0 से 4 और फिर 4 से 4√2। इस बार 4√2 का कोई काम ही नहीं है ना, उसके बना ही हमने कर लिया। तो ये मैंने दायां माइनस बायां करके ये y की लिमिट्स ही डाल दी है, y बराबर 0 से y बराबर 4 गया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये भी x है ना, ये जो कर्व है ना ये भी x है, ये x बराबर कर्व ऐसे है ये, और ये क्या है, ये x बराबर लाइन ऐसे है, x बराबर y। तो ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, लेकिन ये कर्व वाली x की वैल्यू है और ये लाइन वाली x की वैल्यू है, ठीक है।
वाई की टर्म्स यहाँ पे लिखनी है क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगा आपका। अब इंटीग्रेशन तो आसान है, ये जो 32 है ना, 32 किसका स्क्वायर होता है? देखो हमने यहाँ पे 32 का अंडर रूट निकाला था, 32 का अंडर रूट कितना आया था? 4√2। तो इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, 0 से 4, 32 मतलब 4√2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ये वाई, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे dy। ये तो फॉर्मेट है ना इसका। तो इंटीग्रेशन आपको पता है इसका क्या करते हैं, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, वही फॉर्मूला बार बार लगेगा। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया माइनस ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस पोर्शन के लिए, इतने से पोर्शन के लिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इस पोर्शन के लिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ पे अकेला वाई है, अकेले वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर बटे 2। जैसे एक्स का होता है ना एक्स स्क्वायर बाई 2, वैसे वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह तो लगा देता हूँ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा, और यहाँ पे जो ए आ रहा ना, ए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जगह 4√2 आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे खुद ही लगा के लिख देता हूँ, ऐसा बन जाएगा। सबसे पहले एक्स बाई 2, सॉरी हाँ एक्स बाई 2, तो वाई बाई 2 आ जाएगा। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एज इट इज़, तो 32 ही लिख देता हूँ मैं 32 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो ये ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 32 बटे 2 आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह क्या है? वाई है, बाई ए की जगह है 4√2, 4√2 है। तो जहाँ पे ए का काम पड़ा वहाँ पे मैंने 4√2 रख दिया, और जहाँ पे ए स्क्वायर की जरूरत है वहाँ पर मैंने ए स्क्वायर मतलब 4√2 का स्क्वायर नहीं लिखा, डायरेक्ट 32 ही लिख दिया। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस वाई, तो वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बटे 2, सॉरी वाई स्क्वायर बटे 2 ऐसा हो गया। तो अब इंटीग्रेशन 0 से 4 है, तो यहाँ पे 0 से 4 ये लिमिट्स इसमें डालनी है और आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ में कर लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि अगले पेज में मैं जाऊँ। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब मैं 4 इसमें रखूँगा तो 4/2, 4/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अंडर रूट 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 32 माइनस 16 16 हो जाएगा, प्लस 32/2 ये कट के 16 हो जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे, साइन इनवर्स यहाँ पे 4 रखूँगा तो 4/4√2 आ जाएगा। ये 4, अच्छा इसमें भी 4 रख दो, वाई स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर 16/2। ये मैंने अपर लिमिट डाल दी। अब मैं डालूंगा लोअर लिमिट 0, तो 0 जब मैं यहाँ डालूंगा तो इसकी वजह से 0, साइन इनवर्स 0 तो इसकी वजह से 0, वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो इसकी वजह से 0, तो सब कुछ 0 ही बन जाएगा। तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और ये बन गया 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 16 साइन इनवर्स 4 से 4 कट गया, ये आ गया साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा हो गया। और यहाँ पे क्या है, माइनस का ये कटेगा तो ये भी 8 आ गया, माइनस का 8, -8 + 8 कट गया, बस ये बच गया। तो 16 साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है? 45 डिग्री ना, π/4, तो इसकी जगह मैं π/4 लिख दूंगा। 16 × π/4 आ गया, 4 इसको काटेगा तो 4 बच जाएगा, 4π आंसर हो गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना पूरा, जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 4π। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया यार अपना आंसर। कैसे कैसे किया मैंने साइमल्टेनियसली आपको समझा दिया था साथ के साथ। अब हम ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे, बस एक चीज़ और मैं समझा दूँ। देखो हमने जो बचपन में फॉर्मूला सीखा था ना कि पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, अपने वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वाड्रेंट आ गया, क्वाड्रेंट भी नहीं ऑक्टेंट है, मतलब एक टाइप से। देखो अगर मेरे को इस पोर्शन का एरिया निकालना हो तो इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा? πr²/4 हो जाएगा, है ना, पूरे का πr²। तो इतने से पोर्शन का क्या हो जाएगा? πr²/4। अब हमें इसका भी आधा निकालना है, इसका भी आधा निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हो जाएगा, πr²/8 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है जहां पर आपको इतनी पूरी थ्योरी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन होते हैं ABCD, आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ पे आंसर क्या है? 4π। ये 4π आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बजाय शॉर्टकट लगा के निकाल सकते हो। तो क्या बना इसका फॉर्मूला? πr²/8। अच्छा r² क्या है? रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे देखो सर्कल की इक्वेशन क्या है? 32 है ना, यहाँ पे 32 है, तो 32 मतलब ये रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 32 डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? πr² इस जगह 32 आ जाएगा बटे 8, तो 8 इस 32 को काटेगा तो 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 4π आ गया। खड़ा, मज़ा आ गया ना।
तो ये तभी लगा ना, अगर इसको आप ऐसा लगा दोगे ना यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तब फिर मज़ा नहीं आएगा फिर यार, फिर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर इंटीग्रेशन से मिलेंगे सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव आता है, ऐसा कुछ जाना पहचाना आता है तो मैं बता रहा हूँ आप पाई आर स्क्वायर ये सर्कल के फॉर्मूले से कर देना, ठीक है। तो आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है इस वीडियो लेक्चर में। अगर आ गई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।